औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुर्ज असद यानी लियो साइन के बारे में, और हम देखेंगे कि बुर्ज असद के हम लोगों का साल 2025 कैसा गुजरने वाला है। साल 2025 में प्लानिटरी पोजीशन क्या होगी उस पर मैं तफसीली वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, और लेकिन वीडियो का कुछ पार्ट यहाँ पर कट करके ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि इस साल में कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं, कौन कौन से ट्रांजिट होने वाले हैं, और वो ट्रांजिट आपकी ज़िंदगियों पर किस तरह से असरात छोड़ेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बुर्ज असद का ये ट्रांजिट कैसा गुजरने वाला है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 2025 का सालाना जायजा यानी कि ईयरली होरोस्कोप। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जनरल प्रेडिक्शन दूंगी कि किस तरह से कौन कौन से प्लैनेट मूव कर रहे हैं और क्या हो रहा है। उसके बाद अपने जो ज़ोडिक साइन है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताती चलूँ, इम्पोर्टेंट स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं यानी कि सैटर्न, राहु, केतु और जुपिटर। ठीक है, और ये तमाम प्लैनेट एक साल में ट्रांजिट नहीं करते हैं, इनका ट्रांजिट अलग अलग होता है। लेकिन 2025 का साल बहुत ही यूनिक होने वाला है। इसमें तमाम प्लैनेट्स ट्रांजिट करने वाले हैं, और इनका ट्रांजिट तमाम ज़ोडिक साइन पर बहुत ही डिफरेंट असरात मुरतब करने वाला है। तो हम इनको तफसील के साथ देखेंगे। सबसे पहले जिस प्लैनेट का ट्रांजिट होगा वो ज़हल है। ज़हल 30 मार्च 2024 को एक्वेरिस से निकलकर पाइसिस में ट्रांजिट करेगा, और उसके बाद इस साल में हमारे पास दूसरा ट्रांजिट जुपिटर का होगा, और जुपिटर 15 में टॉरस से जेमिनाई में ट्रांजिट करेगा। और उसके बाद हमारे पास बड़ा ट्रांजिट राहु और केतु का होगा, जो कि 30 में ट्रांजिट करेगा। राहु का ट्रांजिट पाइसिस से एक्वेरियस में होगा, जबकि केतु का ट्रांजिट विर्गो से लीव में होगा। इनका ट्रांजिट बैक इसलिए क्योंकि राहु और केतु हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, रेट्रो रहते हैं, जिसकी वजह से ये अपने से पिछले घर में ट्रांजिट करेंगे। तो इस तरह से ये बड़े ट्रांजिट होंगे। अब अगर हम साल 2025 की बात करें, 2025 को अगर जमा किया जाए तो अदद 9 आता है, और 9 अदद मरीख का अदद है, मार्स का अदद है। तो इस तरह से इस साल में मार्स भी अपने बहुत बड़े असरात छोड़ेगा, जिसको मंडेन में हम यूज़ करेंगे। नॉर्मल प्रेडिक्शन में भी मैं आप लोगों के साथ बड़ी तफसील के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी। अगर ये देखा जाए तो मार्स क्या है, वो अग्रेशन का प्लैनेट है। लड़ाई झगड़े, फसाद, ब्लड, एक्सीडेंट्स, इन तमाम चीज़ों को डिनोट करता है। तो इस तरह से 2025 के साल में ये तमाम चीज़ें, और बिलखसूस फोर्सेस जो हैं उनके हवाले से बड़े बड़े इवेंट्स आपके साथ हो सकते हैं। और साल 2025 का साल बहुत ज़्यादा हर बंदे को अग्रेशन भी देगा। लड़ाई झगड़े हमें आम नज़र आएंगे, जंगों की सूरत हाल नज़र आ सकती है। इस वक्त की अगर बात की जाए, साल के आगाज़ में जुपिटर इन लोगों के 10th हाउस में बैठा है, और 10th हाउस में बैठकर वो इनके 2nd हाउस को और इनके 6th हाउस को नज़र डाल रहा है। यहाँ पर आपके लोगों की जो इनकम है, आपके फैमिली है, इनमें उसने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं आने दिए, उनको सेव कर लिया। जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा आपके 11th हाउस में, तो यहाँ पर 2nd हाउस से उसकी एस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी। सैटर्न की अगर बात की जाए तो सैटर्न का जो गोचर है यानी कि ट्रांजिट
वो आप लोगों के लिए न्यूट्रल रहने वाला है। सैटर्न आपके इस वक्त 7th हाउस में है और यहाँ से मार्च में उसका ट्रांजिट आपके 8th हाउस में हो जाएगा। 8th हाउस में बैठ के उसकी एस्पेक्ट, पहली एस्पेक्ट जाएगी आपके 10th हाउस पर, और वहाँ से सेकंड एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस पर जाएगी, और थर्ड एस्पेक्ट जो है वो आपके जाएगी 5th हाउस पर। तो इस तरह से ज़हल यहाँ पर बैठकर 3, 5 और 7 को, चूँकि ज़हल जो है आपके 8th हाउस में ट्रांज़िट कर रहा है, 8वाँ घर कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न, एक्सीडेंट, ट्रांसफ़ॉर्मेशन, इन चीज़ों को देखा जाता है। तो 8वें घर में सैटर्न का आना आपके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बड़े ट्रांज़िट राहु और केतु का देखेंगे। राहु जो है वो आपके 7th हाउस में ट्रांज़िट कर जाएगा और केतु आपके लगन में ट्रांज़िट कर जाएगा। राहु और केतु का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा तो नहीं है, लेकिन हम इसको न्यूट्रल कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सैटर्न का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा नहीं है, और सैटर्न ने 2.5 साल यहीं पर गुजारने हैं। तो इन 2.5 सालों में आपकी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव लगा रहेगा, चूँकि सैटर्न जो है हमारे एक्टिव वर्क को ज़ाहिर करता है। ये कार्मिक प्लैनेट है, यानी ज़िंदगी में हम जो भी काम करते हैं उसको सैटर्न देखता है। तो यहाँ पर 8वें घर में जब वो बैठा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत कोई अच्छा इवेंट नहीं करवाने वाला है। जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ से आपके 11th हाउस में जो होने वाला है वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। यहाँ 11वें घर में बैठ के जुपिटर आपके तीसरे, 5वें और 7वें घर को एक्टिव करेगा। तो इस तरह से इन घरों की एक्टिवेशन से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। ज़हल की अगर बात की जाए तो ज़हल आपके 6 और 7th हाउस का लॉर्ड है। 6 आपके जो एनिमिटी का घर है, 6 हाउस डार्क हाउस होता है, और 7th मारक स्थान है। तो एक इनका जो गोचर होगा वो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, और फिर गोचर जो है 8th हाउस में हो रहा है, तो उस लिहाज से काफ़ी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। अब करना क्या है, 7वें घर में बैठकर जब ज़हल आपके सेकंड हाउस को देख रहा है, तो वो आपकी सबसे पहले स्पीच पर असर डालेगा। आपकी ज़ुबान में तलख़ी आएगी। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, रिएक्ट नहीं करना। रिएक्शन जो भी आप देंगे, आपका रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा वो तल्ख़ दूसरों को लग सकता है। फिर सेकंड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का, आप अगर ऑन द स्पॉट जवाब देंगे तो वो आपका जवाब तल्ख़ होगा। आपने बात सुननी है, समझनी है, और बिल्कुल ठंडे होकर, रिलैक्स होकर आपने फिर उस बात का जवाब देना है। फिर ऐसे में क्या होगा कि आप सोच विचार कर लेंगे, और आपकी ज़ुबान में जो तलख़ी है वो नहीं आएगी, और आप चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। तो सबसे बड़ी रेमेडी आप लोगों के लिए यही है कि आप रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स करें, ठीक है? तो जितना आप इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में ले आएँगे, 2.5 साल आपके अच्छे गुज़र जाएँगे। अदरवाइज़ इन 2.5 सालों में आपके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बनेंगे। सबसे पहले तो इसकी थर्ड एस्पेक्ट जा रही है 10th हाउस को। 10th हाउस हमारे काम का, वर्क प्लेस का घर है, हमारे करियर का घर है। अब क्या है, सैटर्न जहाँ पर देख रहा है, तीसरी नज़र में वो उसको स्लो डाउन कर देगा। आपकी चीज़ों में सुस्ती आ जाएगी, आप जल्दी काम ना कर पाएँगे, एक्सपेक्टेड टाइम पर आपका काम मुकम्मल नहीं होगा। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई प्रोजेक्ट मिलता है, उसमें डिले आ जाएगा, आप टाइम पर उसको कर नहीं पाएँगे। कोई भी काम आप वक़्त पर नहीं कर पाएँगे, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें लेट हो जाएँगी। इसके अलावा आपकी पेमेंट्स जो हैं उनमें भी डिले आ सकता है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर हौसले से काम लेना है, सोच विचार से काम लेना है, क्योंकि थोड़ी-सी लापरवाही आपके लिए बड़े मसाइल बना सकती हैं। वर्क प्लेस पर सैटर्न की नज़र आपके लिए प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगी। वर्क प्लेस पे छोटे-मोटे मसाइल आपके साथ लगे रहेंगे। उनको आपने बड़ी समझदारी और हौसले के साथ कवर करना है। अब जुपिटर आपके 11th हाउस में जब ट्रांजिट कर जाता है, जुपिटर 11वां घर हमारे बड़े बहन-भाइयों का घर है, 11वां घर इंटरनेट फ्रीलांसिंग वगैरह का घर है, 11वें घर से हम अपनी फुलफिलमेंट डिज़ायर को देखते हैं, गेन का घर है। यहाँ पर बैठकर उसकी ट्राइन जो है आपके थर्ड हाउस को जा रही है। थर्ड हाउस एफर्ट, प्लानिंग का घर है, छोटे बहन-भाइयों का घर है। यहाँ पर आपको छोटे बहन-भाइयों से सपोर्ट मिलने वाली है।
ठीक है, छोटे बहन-भाइयों से के किसी भी किस्म की आपको फ़ायदा मिल सकता है, और हो सकता है कि आप किसी प्लानिंग में छोटे बहन-भाइयों से सलाह-मशवरा कर लें, वो आपकी प्लानिंग को बहुत पॉज़िटिव बना सकते हैं। तो ये सफ़र आपको काफ़ी ज़्यादा दरपेश हो सकते हैं, और इन सफ़र में आपको फ़ायदा भी होगा। नेबर्स के साथ आपके रिलेशन बेहतर होंगे। पिछले ट्रांज़िट में नेबर्स से रिलेशन आपके काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, लेकिन इस ट्रांज़िट में आपके रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतरी की तरफ जाएँगे। उसके बाद ये आपके 5th हाउस को नज़र डाल रहा है। 5वाँ घर औलाद का घर है, 5वाँ घर ईज़ी गेन का घर है, 5वाँ घर एजुकेशन का घर है, यानी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी वगैरह के जो स्टूडेंट हैं, वो जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनको डिज़ायर प्लेस पे एडमिशन मिल जाएगा, उनकी ये डिज़ायर पूरी होने वाली है। उसके बाद जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, उनको ईज़ी गेन मिलने वाला है। आप लोग किसी भी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ से आपको कम एफर्ट में ज़्यादा जल्दी पैसा मिल जाए, तो ऐसी जगह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा जो लोग औलाद के सिलसिले में परेशान थे, जिनकी औलाद नहीं है, उनके लिए भी ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा होने वाला है। आपको औलाद की तरफ से खुशी मिलेगी। जिन लोगों की औलाद है, उनको औलाद की तरफ से किसी और किस्म की खुशी मिल सकती है। जो लोग औलाद के बारे में परेशान थे, किसी भी मामले को लेकर, उनका वो मामला बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि 5th हाउस आपका फुली एक्टिव हो रहा है। इसके अलावा आप इसकी नज़र जा रही है आपके 7th हाउस पे। 7th हाउस पार्टनर का घर है, पार्टनरशिप का घर है। जो लोग शादी के सिलसिले में परेशान थे, उनकी शादियों के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3rd, 5th, 7th हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं, और जब सारे हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं, तो वो आपको शादी की तरफ ले जा सकते हैं। तो अब जो लोग लव मैटर में इन्वॉल्व है, आप अपने लव्स वन्स को अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इट्स अ गुड टाइम। इस वक़्त आपकी शादी के चांसेस बन रहे हैं। अब बात आती है राहु और केतु के ट्रांज़िट की। राहु और केतु का ट्रांज़िट है, लेकिन न्यूट्रल रहेगा। अब क्या है, केतु ने आपके लगन में ट्रांज़िट करना है, और राहु ने आपके 7th हाउस में ट्रांज़िट करना है। केतु का ट्रांज़िट लगन में जब होगा, तो ये आपके अंदर डिससैटिस्फैक्शन लेके आएगा, डी-अटैचमेंट लेके आएगा। आप कोई काम करेंगे, कुछ भी करने के बारे में सोचेंगे, अपनी ज़ात के बारे में आप सोचना कम कर देंगे, अपनी ज़ात से डिटैच हो जाएँगे, लापरवाह हो जाएँगे, किसी चीज़ की आपको अपने बारे में फ़िक्र नहीं रहेगी। अगर आप किसी के बारे में कुछ सोचेंगे, कोई काम करने के बारे में सोचेंगे, तो आप मुतमिन नहीं होंगे, आपको अपनी ज़ात से भी इत्मीनान नहीं होगा। आप यही सोचेंगे कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से हो ही नहीं सकता, ठीक है? इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती हैं। अब इनको आपने खुद कंट्रोल करना है। बहुत ईज़ी कंट्रोल कर सकते हैं आप। जस्ट ट्राई टू कंट्रोल ऑल दीज़ थिंग्स। अगर आपने इन पर ओवरकम कर लिया, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। अच्छा, केतु जो है रिसर्च को भी शो करता है। तो यहाँ पर अगर आप इनको कंट्रोल कर लेंगे, आप सोचेंगे कि आपने ये करना है तो बस करना है। फिर आप रिसर्च में जाएँगे, और रिसर्च में जब जाएँगे, चीज़ को बहुत कीनली ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगी, ठीक है? तो इस लिहाज से ये ट्रांज़िट आपको फ़ायदा देगा। फिर केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है। इस वक़्त आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी राग़िब होंगे। जुपिटर का ट्रांज़िट भी ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, बाकी चीज़ों का भी बाकी भी मामला देखें तो आपके काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। सैटर्न की नज़र आपके 9th हाउस से भी अलग हो रही है। 9वाँ घर जो मज़हब का, दीन का, इन चीज़ों का घर होता है, वहाँ से जब सैटर्न की भी नज़र उतर रही है, और ख़ुद भी केतु आपके लगन में आ रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो आपको बहुत ज़्यादा राग़िब करने वाला है। 9th यहाँ से उसकी केतु की ट्राइन जो है आपके 5th हाउस को जा रही है, और आपके 9th हाउस को जा रही है। 5वाँ घर पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, औलाद का घर है, ईज़ी गेन का घर है। 5वें घर को एक बेनिफिक और एक मेलेफिक प्लैनेट जो है एक्टिवेट कर रहे हैं। 5वाँ घर आपके लाइफ में फुली एक्टिवेट हो रहा है। उसके बाद 9वाँ घर भी केतु की नज़र में आ रहा है। केतु जब 9वें घर को ट्राइन दे रहा है, तो 9वाँ घर जो है एक्टिव हो गया। 9वाँ घर स्पिरिचुअलिटी का घर है, केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, और 3rd हाउस आप लोगों का ऑलरेडी जुपिटर की वजह से एक्टिवेट हो गया है। तीसरा घर सफ़र का घर है, 9वाँ घर भी सफ़र का घर है। तो यहाँ पर इन तमाम हाउसेस के एक्टिवेशन से ये चीज़ तो मस्ट है, आप लोग की
सफ़र करने वाले हैं और कोई मज़हबी सफ़र करने वाले हैं, कोई मज़हबी फ़रीज़ा अदा कर सकते हैं। ना आप जिस भी मज़हब से मुंसलिक हैं, आप उससे रिलेटेड कोई भी इवेंट परफ़ॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि किस्मत आप पर मेहरबान है, किस्मत आपका साथ दे रही है। ओवरऑल देखा जाए तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, सैटर्न का ट्रांज़िट ख़राब है, लेकिन वो तो 2.5 साल चलेगा, उसको हम लेके तो नहीं बैठे रहेंगे, उसकी हम रेमेडीज़ करेंगे, ठीक है? तो आपको रेमेडीज़ परफ़ॉर्म करनी है बस, और आप मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे आपको ज़रूर फल मिलेगा। यहाँ पर आप देख लें कि आपका 3, 5, 7 और 11 4 ज़बरदस्त घर एक्टिवेट हो रहे हैं, और इन 4 हाउसेस की एक्टिवेशन से आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज आ सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एफ़र्ट करनी है। आपको इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि आप कैसे करेंगे इन सब चीज़ों को। अब रेमेडीज़ में मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सबसे पहले तो आपने अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करना है, आपने अपनी कम्युनिकेशन पर कंट्रोल करना है, आपने अपने रिएक्शन पर कंट्रोल करना है, क्योंकि सैटर्न की वजह से आपके रिएक्शन तल्ख़ हो सकते हैं। आप बहुत सॉफ्ट भी देना चाहेंगे तब भी नहीं दे पाएँगे। तो जब आप इसको कंट्रोल करेंगे, सोचेंगे आप क्या करें कि सैटर्न के ट्रांज़िट से पहले आपके पास जो 2-3 माह हैं, उनमें फुली प्रैक्टिस करें कि चीज़ें जब नेगेटिव होंगी तो आपने कैसे उनको बेयर करना है, कैसे एडजस्ट करना है। ये सिर्फ़ आपको अपना एडजस्ट करने का जो फैक्टर है उसको इंक्रीज़ करना है। अब रेमेडी के तौर पे मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोग कोशिश करें कि इस पीरियड में काले रंग के कपड़े ना पहनें, और हफ्ते के रोज़ किसी काली चीज़ का सदका दिया करें, ठीक है? जितने आप काले रंग से अवॉइड करेंगे और काली चीज़ का सदका देंगे, आपके नेगेटिव इम्पैक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे, स्लो डाउन हो जाएँगे, कम हो जाएँगे, और उनके असरात बहुत कम और ना होने के बराबर रह जाएँगे। इसके अलावा आप लोगों का विज़िट अगर मज़हबी जगह पर होता है तो आप वहाँ पर जाकर ऑयल जो है, मतलब दरबार वग़ैरह पर आप जाते हैं, वहाँ पर दिया पड़ा होते हैं, चिराग पड़े होते हैं, आप उनमें जो है तेल डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आप वहाँ पर दरबार वग़ैरह पर नहीं जाते हैं तो आप क्या करें, मस्जिद में चले जाएँ, मस्जिद में अगर ऑयल की ज़रूरत है वहाँ पर कहीं पर लैंप वग़ैरह में ऑयल डाल दें, अगर ऐसा नहीं है तो आप मस्जिद की सफाई कर सकते हैं। इसके साथ आपके जो वर्कर्स हैं, आपके अंडर वर्कर, अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, आपके अंडर वर्कर हैं, उनकी केयर करें, कभी उनकी हेल्प कर दें, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, वो ज़रूरत पूरी कर दें, तो उससे भी आपको बेशुमार फ़ायदे मिलेंगे। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने बुर्ज असद के हामिल लोगों के ट्रांज़िट को बहुत ही तफ़सील से कवर करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को पसंद किया करें, कमेंट किया करें और इसको शेयर किया करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।